वेलकम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। आज का हमारा क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स, एक ये हमारी बॉल है, एक ये हमारी बॉल है। टू आइडेंटिकल बॉल मतलब सेम बॉल, ईच ऑफ मास, जिन दोनों बॉल्स का जो मास है इस वाली और इस वाली बॉल का वो ये है, मास इन दोनों का ये है। ठीक है, आगे हमें कहा गया है कैरिंग आइडेंटिकल चार्ज मतलब कैरिंग सेम चार्ज। ठीक है, आर सस्पेंडेड बाय द नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इन दोनों बॉल्स को हमने ऐसे लटका दिया, किससे? नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स का मतलब जिसमें चार्ज कंडक्ट नहीं हो सकता, एक तरीके की इंसुलेटिंग वायर्स हैं। ठीक है, चलिए, जिसकी दोनों की लेंथ कितनी होगी? अगर ये आइडेंटिकल है, सेम लेंथ होगी 0.4 0.4, और सेम ही चार्ज है और सेम ही मास है इन दोनों बॉल्स का। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है कि जब ये दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में हुई है, मतलब जब ये दोनों बॉडी, देखो ये आपको ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जब भी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, चाहे दो बॉडीज, तो उनपे लगने वाली नेट फोर्स, इक्वल होती है जीरो के। ठीक है, तो इसमें कहा गया है एट इक्विलिब्रियम दे पोजीशन देमसेल्व्स एज शोन इन फिगर। जब ये दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में आ गई, मतलब इन दोनों पे नेट फोर्स जितनी भी फोर्सेस लग रही थी वो जीरो हो गई, तो ये इस पोजीशन में आ गई। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि इन दोनों बॉल्स पे चार्ज कितना है। कैलकुलेट चार्ज कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही देख लो कि इन दोनों बॉल्स पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है। हमने इन दोनों बॉल्स को थ्रेड से लटकाया हुआ है। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो टेंशन फोर्स क्या होती है? टेंशन फोर्स हमेशा एक ऐसे मटेरियल पे लगती है जो स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, जिस तरीके से ये टेंशन फोर्स हमेशा एक तरीके से स्ट्रिंग, वायर या फिर थ्रेड्स, रोप, इन सब पे लगती है। तो मैंने कहा था आपसे ये नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है, तो इस पे एक टेंशन फोर्स लग रही होगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन यहाँ पे मैटर भी नहीं करती, तो दोनों थ्रेड्स पे लग रही होंगी। ठीक है, चलिए, एक तो टेंशन फोर्स हमें पता चली है, एक इस पे लग रही होगी mg फोर्स सॉरी, आपको mg फोर्स पता हो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो इस वक्त आप बेड पे बैठे हो, तो बेड पे देखना आपने एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे और आपका गद्दा, जो अपना गद्दा होता है ना, वो पिचका हुआ होगा थोड़ा। ठीक है, तो वो यही mg फोर्स की वजह से होता है। तो इस बॉल पर भी एक mg फोर्स लग रही होगी। ठीक है, और एक इन दोनों बॉल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है, बिकॉज इन दोनों बॉल पे आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है। और सेम चार्ज जो होते हैं, जिस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल होते हैं। मान लो यार मैंने थ्रेड से लटकाया, थ्रेड से तो ये पास पास लटके होंगे, ये दूर दूर कैसे होगी? क्योंकि इन दोनों बॉल्स पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स लग रही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने पढ़ा था क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो अब देखो, हमने सारी फोर्सेज निकाल ली और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ऐसे। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है। अच्छा, अब इधर देखो, टेंशन फोर्स जो है, इसके मैं कंपोनेंट्स तोड़ सकता हूं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर मैं आपने पढ़ा हो, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये 0.4 मैंने मिटा दिया। तो ये एंगल कितना था? 60, तो ये एंगल भी 60 होगा। इस तरीके से इसके कंपोनेंट तोड़ दो, एक टेंशन का कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। ठीक है, अगर जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है वहां हम लेते हैं कॉस थीटा, तो ये कितना होगा? कॉस टी कॉस 60, और तो ये वाला कितना हो जाएगा? टी साइन 60। देखो, ये क्लास 12th का टॉपिक नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। इसमें मैंने वेक्टर अपलोड किया हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने कंपोनेंट तोड़ दिए। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही थी एक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की डायरेक्शन में? रिपल्सिव फोर्स लग रही है इधर की डायरेक्शन में। अच्छा, कोई बच्चा ये सवाल उठा सकता है इसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव? अरे मुन्ना, आइडेंटिकल चार्ज है। अब चाहे दोनों पे पॉजिटिव हो चाहे दोनों पे नेगेटिव हो, दोनों करेंगे रिपेली और अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे। अब ये जो जितना सीन हमने यहां पर करा उतना ही सीन हम यहां पर भी कर सकते थे, पर हम अगर इसका निकालते तो इसका तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा, बिकॉज आइडेंटिकल चार्ज है। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनना, ये कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो टी साइन थीटा है, ये टी साइन 60 है, ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो आपस में बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमें ये चीज भी पता है कि जो हमारी बॉडी है जब इक्विलिब्रियम में आई तो उस पर नेट फोर्स 0 थी, मतलब सारी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। इसने इसको करा, इसने इसको करा। अच्छा, तो हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि आपका जो टी साइन 60 है वो इक्वल होगा mg के, ये अपनी फर्स्ट होगी। और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब टी साइन साइन नहीं कॉस, टी कॉस 60 है, वो इक्वल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई।
अब हमें कुछ नहीं करना होता। अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करके आए हो क्लास 11th में तो आपको सिंपली पता होगा। अब आगे हम क्या करते हैं, कुछ 10 की फील आ रही है यार मुझे तो यहाँ पे, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। अच्छा कर लेते हैं, देखते हैं उसे हमें क्या फायदा होता है। डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन विद द सेकंड इक्वेशन। अच्छा कैसे करेंगे, देखो पहले यहां पर लिख लेना आप कि नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं क्योंकि स्पेस का थोड़ा इश्यू हो जाता है। टी से टी कट जाएगा, 10 साइन 60 अपॉन कॉस 60 कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, एंगल कितना है 60। अच्छा इक्वल्स टू mg अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब यहां पर 1060 की वैल्यू क्या होती है, वेट 1060 की वैल्यू लिख देता हूं। तो हमारा 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अगर मैं अब एक चीज हमें पता है कि हमें क्लास 12th का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कुछ रिलेट तो करना पड़ेगा। तो मैं एफ को जरा इधर ले जाता हूं, मैं एफ की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्या आएगी, एफ इक्वल्स टू mg बाय √3, ठीक है। इतना हमारे पास आ चुका। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, किससे, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ में क्या कहता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा पर ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वल है, तो मैं क्या इस वैल्यू को इस फोर्स के इक्वल नहीं रख सकता। तो इस फोर्स को हटाओ और mg अपॉन √3 को लगाओ, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता थी कि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो क्यू का स्क्वायर। अगर यार दोनों सेम चीज है तो उसका स्क्वायर लिख दो, या फिर उनको अलग अलग लिख दो। मान लो मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं और 2 × 2 लिख दूं, कोई फर्क है, कोई फर्क है, दोनों का आंसर सेम आएगा। इस तरीके से मैंने यहां पर करा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको फाइंड करना था चार्ज। चार्ज कैसे फाइंड करोगे, खाली चार्ज को आप यहां पर छोड़ दो, बाकी सब चीज को इधर ले जाओ। ये क्या हो जाएगा, mg² अपॉन √3k। ये k नीचे आ गया, ये इधर चला गया, Q²। अब ये आपको सब चीजें यहां पर पता है, ठीक है, सब चीजें पता है आपको। यहां पर मास कितना था आपका, 0.1 × 10 की पावर -3 है, हाँ जी -3 है, मैंने क्वेश्चन में चेक कर लिया। जी क्या है यहां पर, जी जी की वैल्यू यहां पे आप चलो 9.8 ही लो, ठीक है, 10 नहीं लेते, 9.8 ही लेंगे जो एक्चुअल वैल्यू है। आर क्या है आपका, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस आपको पता था 0.4 है, तो 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, इतना तो आ गया। अपॉन में √3 की वैल्यू आपकी होती है सॉरी 1.732 एग्जैक्ट वैल्यू है एकदम। के की वैल्यू आप जरा बता दो तो, अरे कैमरे में दिख ही नहीं रहा, वेट मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। अब ठीक है चलिए, के की वैल्यू आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, वो चला जाएगा इसके पास, ठीक है, वो आ जाएगा ऊपर। तो चला मैं ऊपर ही ले देता हूं, क्या होगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वेट एक सेकेंड, चलिए तो यहां पर मैं जरा के की वैल्यू लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना पता चल गया। और आपको पता हो अगर 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अरे यार फिर नहीं दिख रहा, रुको वेट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब यहां पर क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, ये जब इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा इनटू, ये थोड़ी अजीब सी चीज है, इसको देख लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा रब कर दो। अच्छा पर आपको पता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 एप्सिलॉन नॉट की, इक्वल्स हो जाएगी 1/9 × 10⁹। तो ये कहां पर आएगा, ये आएगा यहां पर, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा मैं सोचता हूं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, और ये यहां से जरा मिटा दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हमने इसकी वैल्यू लिख चुके हैं, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है यार, मैं चाहता नहीं इस वीडियो को लंबा करूं। देखो इधर ये 10⁻³ थी, ये 9 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 0.1 9 × 9.8 × 0.4 का स्क्वायर, इसको तो सबको एक साथ लिया हो, अपॉन में क्या कर दो 1.732 इंटू, मुझे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए थोड़ा अजीब सी राइटिंग आ रही। 10⁻⁹ थी, ये ऊपर गया तो 9 10 11 12, ठीक है, 9
10, 11, 12, तो कितना हो गया 10⁻⁻12। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर ना कुछ इस तरीके से आएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, देखते रहना। इसका आंसर आएगा आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻7, -7, ठीक है, कूलम आएगा, कूलम। अच्छा, पर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपका आंसर आया ना, इसको आपको जो आंसर है वो ऐसे भी मिल सकता है, 0.1 म्यू कूलम। तो ये जो म्यू है ना, म्यू की वैल्यू होती है 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, सॉरी -6 होती है, -6 होती है। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, 1.0 को ये जीरो क्या कहते हैं पॉइंट हटाया, और वो जो 10 आएगा वो इससे काट देंगे, ठीक है, और इसका लिख देंगे म्यू, और ये जब पॉइंट आप हटाओगे और वापस से डिवाइड करो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन थी। तो ये आपका क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।